नमस्कार साथियों, हमारे YouTube में आपका स्वागत है। मैं सूर्यभान भास्कर आपको गत वर्षों के क्वेश्चन पेपर हल करा रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2013 को पूछा गया है। इसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे और व्याख्या सहित उसको आपको संपूर्ण हल प्राप्त हो जाएगा। यह जो है कक्षा 6 से 8 के टीचरों के लिए है। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी का निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। आप देखिए जूम हो गया है। क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रायन के रचयिता कौन है? यानी कि आपका क्वेश्चन दिया है कि चंद्रायन के रचयिता कौन है। तो चंद्रायन के रचयिता जैसे कि आपको पता है कि मुल्ला दाऊद जी हैं। चंद्रायन की रचना जो हुई है, इसका समय काल 1379 ईस्वी में इसका रचना हुआ है। और जो है चंद्रायन जो है आपका एक सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। चंद्रायन क्या है? सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। और जबकि मलिक मोहम्मद जैसी की अगर रचना की बात करें तो ये पद्मावत पूछता है। पद्मावत तो ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की है। उसके बाद से कुतुबन का जो रचना दिया है वो है मृगावती। और मंथन का जो है मधुमालती। इनकी रचना का नाम है मधुमालती। तो ये कुतुबन की रचना का नाम है मधुमालती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है? यानी द्विवेदी युग का जो है नामकरण किसके नाम पे पड़ा है? तो सबको पता है कि आचार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा है। और द्विवेदी युग की सीमा की अगर बात कही जाए तो उसकी समय सीमा जो है 1900 से लेकर 1918 तक कहीं कहीं आपको 22 देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं पे 1922 देखने को मिल जाता है। चलिए इसी प्रकार अगर भारतेंदु युग का पूछ दे समय सीमा, तो भारतेंदु युग की समय सीमा जो है 1868 से लेकर 1900 तक है। 1868 से लेकर 1900 तक जो है भारतेंदु युग की समय सीमा है। उनका नामांकन मतलब भारतेंदु युग का नाम जो है आचार्य जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे जो है पड़ा है भारतेंदु युग का नाम। और क्षयवादी युग जो है जयशंकर प्रसाद के नाम पे पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षयवादी। देखिए आगे क्षयवादी। तो क्षयवादी क्या है? क्षयवादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है। यानी कि सबसे पहले क्षयवादी प्रवृत्ति की रचना किसमें दिखाई पड़ती है? तो यह है सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में सबसे पहले क्षयवादी की रचना की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। और सुमित्रानंदन पंत क्षयवादी के मुख्य रूप से 4 स्तंभ माने जाते हैं। उनको याद रख लेना है। प्रसाद, पंत, निराला और चौथी हैं महादेवी जी। ठीक है, ये महादेवी जी हैं चौथी आपकी। तो ये क्षयवाद के आपके 4 स्तंभ माने जाते हैं। अब जयशंकर प्रसाद क्षयवाद के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं। आगे देख लीजिए, व्याख्या इसका दिया है कि वस्तुतः क्षयवाद के प्रथम रचनाकार जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को माना जाता है। यानी कि 1918 में झरना जो रचना किए हैं उसको माना जाता है। इसको क्षयवाद का प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यानी कि जो झरना है उसको क्षयवाद का प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जबकि सुमित्रानंदन पंत की जो प्रथम क्षयवादी रचना है उसका नाम है उच्छ्वास, जो 1920 ईस्वी में लिखा गया था। अंतिम क्षयवादी रचना जो है गुंजन भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है।
ये छायावाद की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तो उनकी कविताओं के संग्रह का नाम था तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि अज्ञे ने किया था। इनमें तार सप्तक में 7 कवियों को सम्मिलित किया गया था। और ये 7 कवि कौन कौन से हैं? तो पहला है अज्ञे, दूसरा गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है भारत भूषण अग्रवाल, चौथा है मुक्तिबोध, पाँचवा प्रभाकर माचवे और छठा जो है नेमीचंद जैन और 7वें जो हैं रामविलास शर्मा। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? यानी कि ये जो अपने अपने पिंजरे हैं ये किसकी आत्मकथा है? तो ये 1995 में लिखा गया है। और किसकी है? तो मोहनदास और नैमिष राय की ये आत्मकथा है, जो आपको लिखी गई है 1995 ईस्वी में। 2 भागों में लिखा गया है। और हिंदी की ये पहली दलित आत्मकथा है। अगर पूछ देगा कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा का नाम बताओ, तो आप मारेंगे अपने अपने पिछले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इदंत्रमम किसकी रचना है? इदंत्रमम किसकी रचना है? तो ये है मैत्री पुष्पा की। इसके है मैत्री पुष्पा की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैत्री पुष्पा की रचना है। इसके बाद से 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है वो है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। इसके अतिरिक्त और देख लेते हैं जो धूर्त रसिक लीला है, जो किसकी रचना है? तो ये मेहता लज्जाराम शर्मा की रचना है। उसके बाद से अगला उपन्यास जो दिया है निसहाय हिंदू, इसका उपन्यास है तो राधा कृष्णदास का उपन्यास है। उसके बाद से श्याम स्वप्न जो है किसका उपन्यास है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का ये उपन्यास है। श्याम स्वप्न जो है ठाकुर जगमोहन सिंह का आपका उपन्यास है। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो ये जो है गोदान जो उपन्यास है उसमें जो है शहरी एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखते हुए विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने की व्याख्या की गई है। यानी उसमें शहरी और ग्रामीण जीवनों का वर्णन किया गया है। जो गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1936 ईस्वी में इसको लिखा गया था। इसके अतिरिक्त जो है आगे जो दिया है कि प्रेमचंद इसकी तुलना किससे करते हैं? तो टॉलस्टॉय के वार एंड पीस से करते हैं। गोदान से ही प्रेमचंद को प्रसिद्धि मिली थी, यानी कि यथार्थवादी इनको कहा जाता है। उसी के आधार पर अंतर्मुखी और यथार्थवादी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कहता है 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो वो है केशवदास की जो है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका में जो है राम का वर्णन है। और बाकी सब रचनाएं उन्हीं की हैं। कविप्रिया, रसिकप्रिया और रतन बावनी उन्हीं की रचनाएं हैं। लेकिन जो वर्ण विषय को वर्णन मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं? तो रामचंद्रिका में। ठीक, इस रामचंद्रिका
में कितने अध्याय हैं अगर पूछ देगा तो 39 अध्याय हैं रामचंद्रिका में, और ये किसके चरित्र पर आधारित है तो श्री राम के चरित्र पर ये आधारित है। अब है आपका अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्या कहता है? 40 नंबर कहता है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी से संयोगास्य दृष्ट निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये सूत्र है आचार्य भारत मुनि का। उनके अनुसार जो है रस की ये परिभाषा है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 1 मिनट हो जाइए कुछ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अब देखिए, व्याकरण का ज्ञान होना, आदर्श हिंदी का अगर शिक्षक है उसको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है शुद्ध उच्चारण का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन तीनों यानी कि ABC तीनों सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका 42 नंबर है। 42 नंबर क्या कहता है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। इनमें से नाटक शिक्षण की कौन सी सबसे अच्छी विधि है? तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि कक्षा में अभिनय प्रणाली। अगर कक्षा में बच्चे को नाटक के माध्यम से आपको सिखाते हैं तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा बेहतर सीखेगा। तो इसलिए कक्षा में जितना हो सके उतना बच्चे को बेहतर से बेहतर आप सिखा सकते हैं। नाटक के माध्यम से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। 43 नंबर क्या कहता है? 43 नंबर कहता है आपका कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? यानी लोक मंगल की जो भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो इसमें से आपका लोक मंगल की जो भावना की बात कही जाए तो वहाँ पे तुलसीदास की आते हैं कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास है। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको लोक मंगल का कवि कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण, तो दंतव्य वर्ण जो है यानी कि जो हमारे बोलने से दांतों को स्पर्श करते हैं, तो देख लीजिए ट जो है दांतों को स्पर्श नहीं कर रहा है, च भी जो है दांतों को स्पर्श नहीं कर रहा है, जबकि त, थ, द, दोनों हमारी जिह्वा जो है, जीभ जो है वो दांतों को स्पष्ट रूप से इन पांचों वर्णों को स्पर्श करती है। तो अतः त वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ये दंतव्य वर्ण है। और इनको एक वैज्ञानिक क्रम में रखा गया है। ये आपको भी पता है कि सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो क कहाँ से आता है? तो जो हमारे गले से ध्वनि निकलती है यहाँ से निकलती है। तो ये क शुरू करते हैं, क वाला 5 ठो वर्ड क, ख, ग, घ, अंग, तो ये कंठ तक आता है। तो ये कंठ से बोले जाते हैं क, ख, ग, घ, अंग, तो ये कंठ वाले हो गए। उसके बाद से थोड़ा सा ऊपर आइए, कंठ के बाद से क्या पड़ता है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, न, च, छ, ज, छ, ई, सॉरी, च, छ, ज, छ, ई, च, छ, ज, झ, ई। तो च, छ, ज, झ, ई है, ये जो है आपका तालव्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से ट पर आइए। ट वाला जो होता है मूर्धन्य, आपकी जीभ थोड़ा सा मुड़ जा रही है, तो ट वर्ग वाला जो होता है मूर्धन्य व्यंजन होता है, और त वर्ग वाला आपका दंत होता है। और लास्ट में हमारी जो आवाज़ आती है बाहर निकलती है, तो मुख से निकलती है यानी ओठों के माध्यम से। तो क, फ, ब, भ, म, ये जो है ओठों के माध्यम से बाहर निकलती है। तो इसीलिए ये होता है आपका ओष्ठ व्यंजन। और य और अलावा जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है, और उसमें व्यंजन जो है श, ख, श, ह।
ठीक है। तो इस प्रकार इसमें व्याख्या दिया हुआ है, आप देख लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या जो है 45। क्वेश्चन संख्या 45 कहता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम कौन सा है। तो तत्सम शब्द पता ही है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो दुग्ध जो है इसमें से तत्सम है। और इसके बाद से आपका जो है काठ का जो तत्सम होगा काष्ठ होगा, ठीक है। ऊँट का जो तत्सम होगा उष्ट होगा, और काम का जो तत्सम होगा वो कार्य होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द, यानी हिंदी कोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है। तो पहले आने वाला शब्द यानी कि इसको वो अक्षरों के हिसाब से चेक करेंगे कि सबसे पहले कौन सा इसमें से शब्द आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले व है, फिर आधा क है, वक्त में क्या है, व है, आधा क है और त है, ठीक। वह है, आधा क है और त है। उसके बाद से वरक में व है, र है और क है। वक्र में व है, आधा क है और र है, ठीक। उसके बाद से आगे बढ़िए, आगे दिया है वर्ग में व है, आधा र है और ग है। तो इसमें से जो है व सब में से मिल रहा है, क पहले आता है, क दोनों में। अब क और त में से कौन पहले आता है, तो त वाला पहले आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश यानी कि के लिए एक शब्द होगा, यानी कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो थोड़ा क्या हो गया अभी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो होगा मोक्षो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो मोक्षो जो होगा मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्या कह रहा है, 48 नंबर आपको कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है। तो हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है, तो अंग की मात्रा किससे पहले आती है, अ है, तो उस पर अंग की मात्रा है। तो किससे पहले आया है, इसके पहले कौन सा वर्ण आया है, अ आया है, ठीक है। तो अ आया है, इसलिए आपका अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं। एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। और कृतज्ञ जो उपकार को मानते हैं उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल किसका उदाहरण है, ठीक। तो ये स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, ठीक। इसमें अब भरा जाएगा स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। फिर भरने वाला है 51 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देता है, यानी कि क्या चीज़ व्यक्ति को जो है किम कर्तव्य मूढ़ बना देता है, तो वो है दुविधा। दुविधा जो है व्यक्ति को किम कर्तव्य मूढ़ बना देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दुविधा व्यक्ति को किम कर्तव्य मूढ़ बना देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जो लेखक है इसके अंत में, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय है, तो अप प्रत्यय है। इसमें अप प्रत्यय जानते ही हैं कि वाक्य के पीछे लगता है और उपसर्ग जो है वाक्य के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, ठीक। ये लेख धातु से, लेख धातु में अप प्रत्यय लगाने से लेखक बना है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। इसमें से पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है, तो सउद्देश्यता होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में, प्रयुक्तता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, जबकि अशुद्धता पाठ्य पुस्तक में नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक का जो गुण नहीं है उसका है अशुद्धता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि अन्य से अनन्या किसकी रचना है। अन्य से अनन्या किसकी रचना है, तो ये प्रभा खेतान की रचना है।
ये अन्य से अनन्या जो है प्रभाकृतान की आत्मकथा है। और पुष्पा मैत्री की आत्मकथा जो है उसका नाम है आपका कस्तूरी कुंडल वसय। ये पूछता है, हमेशा पूछता है कि कस्तूरी कुंडल वसय किसकी रचना है या किसकी आत्मकथा है, तो ये पुष्पा मैत्री की आत्मकथा है। ठीक, तथा और एक तो इनकी रचना है गुड़िया और भीतर गुड़िया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यानी कि फूल फूले काश सकल महि छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पे जनु, जानो, मनु, मानो आदि वाचक शब्द आते हैं, जनु, जानो, मनु, मानो, अगर ये शब्द आपको किसी में दिख जा रहे हैं किसी पंक्ति में, तो समझो वहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थात ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका अगला 56 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्यामल रतन जियत मरत, झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। किस पंक्ति की काव्य पंक्तियाँ हैं, तो ये मतलब कि किस कवि की ये काव्य पंक्तियाँ हैं, तो ये है रसलीन की। रसलीन की जो है काव्य पंक्तियाँ हैं। रसलीन की दो रचनाएँ हैं, पहला है आपका कृति अंगदर्पण और दूसरा है रस प्रबोध। ये रसलीन की कृतियों के नाम हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, यानी कि आवारा मसीहा जीवनी में किसका चरित्र का वर्णन है, यानी किसके चरित्र का वर्णन है, तो ये है आवारा मसीहा की जीवनी में जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के चरित्र का वर्णन है। और आवारा मसीहा का लेखक अगर पूछे तो विष्णु प्रभाकर हैं, और जब रचनाकार पूछे तो 1974 ईस्वी में जो है आवारा मसीहा की रचना की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, पिता कहानी के लेखक कौन है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिता कहानी है इसके लेखक कौन है, तो पिता कहानी के लेखक जो है ज्ञान रंजन जी। पिता कहानी के लेखक जो हैं वो कौन है, ज्ञान रंजन जी। इनकी अन्य कहानियाँ देख लीजिए, ज्ञान रंजन जी की अन्य कहानियाँ हैं ठेस की इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। ठीक है, सपना नहीं। अब देखते हैं उदय प्रकाश की कहानी। उदय प्रकाश की कहानी है तिरछी, मोहनदास, उसके बाद से पल गोमरा का स्कूटर, पल गोमरा का स्कूटर तथा पीली छतरी वाली लड़की, यानी पीली छतरी वाली जो लड़की है वो किसकी है, तो कह सकते हैं कि ये उदय प्रकाश की है। इसके बाद से उषा प्रेमवदा की जो कहानी है वो वापसी है। उषा प्रेमवदा की कहानी की जो है वापसी है। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। उषा प्रेमवदा की जो कहानी है इसका नाम जो है वापसी है। और शेखर जोशी की कहानी का नाम है कोसी का घटवार, जो है कोसी का घटवार जो है शेखर जोशी की कहानी का नाम है। बढ़ते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी के नए चाल में ढली कथन किसका है। तो ये हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। तो हिंदी नए चाल में ढली। और आगे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्तियाँ किसकी हैं, तो यह पंक्तियाँ किसकी है, तो ये सबको पता है, पढ़ चुके हैं आप छोटे क्लासों में। ये जो है भगवती चरण वर्मा की जो है पंक्ति है, भगवती चरण वर्मा की। तो इस प्रकार हमारा यह 30 नंबर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।